Hello everyone, welcome to Akshita Education Academy. This is Akshita Chauhan. Today we are going to start teaching aptitude part 4. अगर आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं, राइट हैंड साइड पर लिंक पॉपअप होंगे, आप प्लीज उन पार्ट को चेक कर लें सो दैट आपको ये पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें सो दैट आपको वहां पर जो भी पीडीएफ है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। या हमारा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु इज लर्नर, कि लर्नर कौन होता है। सिंपल लैंग्वेज में लर्नर वो पर्सन होता है जो कोई नई चीज को सीखने आता है, कोई नई इंफॉर्मेशन को गेन करने आता है, नॉलेज को गेन करने आता है, राइट। तो अगर हम देखें हु इज लर्नर, अ लर्नर इज समवन हु इज लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग। किसी चीज को कैसे हम कंप्लीट करते हैं, किसी सब्जेक्ट किसी नॉलेज के बारे में वो बात करने आता है, उस चीज को सीखने आता है। नाउ रोल ऑफ गुड लर्नर, एक जो अच्छा लर्नर होता है उसका रोल क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक अच्छे लर्नर का रोल है कि उसमें क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने की जो भावना होती है, टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने की जो भावना होती है उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। हम जो लर्नर है वो नई चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, वो हमेशा तैयार रहता है कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना है ताकि मैं एक्सेल कर सकूं। नेक्स्ट है उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। क्यूरियोसिटी के बाद है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसको आप 10 बार समझा रहे हैं उसको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। देन है यहाँ पर सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर का मतलब है गुड लर्नर एनकाउंटर सक्सेस एंड फेलियर बोथ एंड अप्रिशिएट बोथ। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, हम नेट जेआरएफ का जो पेपर था उसमें हमें फेलियर मिल रहा था, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेट जो है उनका क्लियर हो रहा है, उनका जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ है। यानी कि वो सक्सेस और फेलियर दोनों को ही क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देंगे, वो वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो एक हमारी विल पावर जो होती है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए। सो सक्सेस एंड फेलियर जो है वो दोनों ही आपको एनकाउंटर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका फेलियर है वो आपको अच्छी चीजें सिखाता है, वो आपको बताता है आपने कहाँ गलती की है और आप कैसे सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, राइट। द इम्पोर्टेंस इज इक्वल एंड फेलियर हेल्प बिल्ड दियर स्ट्रेंथ सो एज टू टर्न फोर्थ कमिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू सक्सेस। यानी कि जो हमारा फेलियर है वो क्या करता है, हमारे अंदर हिम्मत बनाता है और जो भी आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है। इनोवेटिव आइडियाज, जो एक लर्नर होता है उसके अंदर उसके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के आइडिया जिनको वो अपनी स्टडी में देखता है, करता है। जैसे कि एक इनोवेटिव आइडिया क्या है कि आप अपने काम के साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप नोट्स बनाएं, ठीक है। वो नोट्स क्या करेंगे, वो आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं, जब हमारे पास लास्ट के 30 डेज बचते हैं या फिर हमारे पास 15 डेज बचते हैं, तो उस टाइम पर हम पूरा सिलेबस डीप में बिल्कुल नहीं कर सकते। सोचो जो आप सिलेबस को 6-7 टाइम से कर रहे हो, मतलब बहुत बार आप कर चुके हो, 6-7 टाइम्स कर चुके हो, या फिर आपने 4 महीने लगाए, तो आप उसे कैसे 30 डेज में पूरे 4 मंथ के हिसाब का कर देंगे, आप नहीं कर सकते। तो जो आपके नोट्स है वो आपको क्या करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। तो आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने नोट्स को बना सकता हूँ। उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन। लर्नर एक अच्छा लर्नर तभी बनता है जब वो क्वेश्चन पूछता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, हमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आता और हम उसे अपने तक रख देते कि नहीं नहीं यार लोग बोलेंगे, मजाक बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि लोग मजाक बनाएंगे, मेरे साथ के स्टूडेंट्स मजाक बनाएंगे, तो आप उस टॉपिक में कच्चे रह जाएंगे, आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई बात नहीं, आप छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछो, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्लास हो सकता है ना उसी से ही आपके क्वेश्चन बने वहां पर, तब आप क्या करोगे, फिर आप कोसोगे अपने आप को, अरे मैंने पूछा नहीं। नाउ शेयरिंग व्हाट इज लर्न, जो आपने सीखा वो आप दूसरे को समझाओ, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप इसे शेयर करोगे तो आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, राइट। शेयर करने से खुद की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। जब हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ाते हैं,
उन दोनों में फर्क होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स को स्किप भी करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग फुल पूरी रखनी है, ताकि हम दूसरे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो जो एक गुड लर्नर के जो जो रोल है या जो जो उसके अंदर होना चाहिए वो क्या है? क्यूरियोसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, सक्सेस एंड फेलियर है, इनोवेटिव आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चन एंड शेयरिंग व्हाट इज लर्न। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला क्या है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कि जो लर्निंग है वो क्या करती है? वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। कैसे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है? पहले आपके पास इतनी नॉलेज थी, राइट? आपने किसी चीज को सीखा, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, अब आपकी नॉलेज इतनी हो गई है। आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर को, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप किसी चीज को सीखते हैं, तो वो आपको प्रेजेंटेबल बनाने में भी हेल्प करता है कि मैं अपनी नॉलेज को किसी और के सामने किस तरीके से रखूंगा। सो इट मॉडिफाई योर बिहेवियर विच इज इम्पोर्टेंट, it is an important point, right? So I'll mark it up. Now, learning is purposive, sorry. लर्निंग इज पर्पसिव। लर्निंग पर्पसिव क्यों है? एक लर्निंग जो है वो पर्पस के लिए होती है। क्यों पर्पस के लिए होती है? इसलिए होती है क्योंकि आप किसी चीज को सीख रहे हैं, बेमतलब नहीं सीख रहे हैं। आपके सीखने के पीछे कुछ कारण है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको नेट जेआरएफ जो है उसे क्लियर करना है, करेक्ट है। आप 12th में पढ़े हैं क्योंकि आपको था कि मुझे 12th करके ग्रेजुएशन करनी है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। सो आपकी जो लर्निंग है वो कैसी है? वो पर्पस से रिलेटेड है, उसका एक पर्पस है। लर्निंग कैसे? कॉन्टिन्यूस है। क्या कभी भी ऐसा होता है कि आपने एक बार पढ़ा उसके बाद आपने छोड़ दिया कि चलो मैंने एलकेजी पढ़ ली थी, अब मुझे जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं अपनी जिंदगी सेट कर ही लूंगा? नहीं, आपने एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी क्लासेस क्लियर की, आपने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, अब आप नेट जेआरएफ का पेपर देंगे, इसके बाद भी आप रिसर्च करेंगे, आप लोग इंटरव्यू क्रैक करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आपकी लर्निंग रुक गई। आप मरते दम तक कुछ नई चीज को सीखेंगे, राइट? लर्निंग इज यूनिवर्सल फिनोमिना। लर्निंग यूनिवर्सल फिनोमिना क्यों है? क्योंकि हर जगह पर आपको लर्निंग की जरूरत होती है, आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग कैसी है? प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट है, क्योंकि जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी स्किल्स सब चीजें डेवलप होती है। तो डेली बेसिस पे आप क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। जो आपने सीखा आप किसी और को सिखा सकते हैं, सही है? जो आप सीख रहे हैं वो किसी और का सिखा सकते हैं, तो ये कैसा है? ट्रांसफरेबल है। प्रायर नॉलेज, देखो हर पर्सन जो होता है ना, जो लर्नर होता है, उसकी अपनी ना कुछ नॉलेज होती है। वो कोई नॉलेज लेके आता है, फिर वो अपने मास्टर से या अपने जो उनके नॉलेज देने वाले टीचर होते हैं उनसे वो कुछ सीखते हैं और अपनी नॉलेज को डेवलप करते हैं। तो लर्नर के पास अपनी प्रायर पहले की एक नॉलेज भी होती है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग चीजों को एक साथ, जब वेराइटी जब आ जाती है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, राइट? तो डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी। एंड देन है लर्नर के गोल। लर्निंग ऐसे ही नहीं शुरू कर दोगे जी, मैं उठी और मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन शुरू कर दी। आपका कोई गोल है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप जाओगे ना इसमें, राइट? अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। अगर आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको प्रोफेसर लगना है, तभी तो आप इस फील्ड में जाओगे, वरना आप क्यों नेट जेआरएफ का काम ये इसको क्रैक करोगे? सो आपके कुछ गोल होने चाहिए जो आपको क्लियर होने चाहिए, आपके एम आपको क्लियर होने चाहिए, आप क्या करना चाहते हो आगे। एंड डिजिटल नेटिव, देखो बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अब डिजिटलाइज हो रहा है, तो आपको उस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले है लर्निंग क्या करता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करता है, एक पर्पस के लिए होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल फिनोमेना है, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफरेबल, प्रायर नॉलेज, डाइवर्सिटी, लर्नर गोल एंड डिजिटल नेटिव, करेक्ट है। नाउ अब एक नोट यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, प्रीवियस ईयर में आया था, मतलब क्वेश्चन पेपर में मैंने ये पढ़ा था कि जब भी आपका कहीं पर टीचिंग जो है वो एक्टिविटी, म्यूजिक, लिसनिंग, मेडिटेशन,
इनसे रिलेटेड आ जाए कि किसने जो टीचिंग है वो एक्टिविटी के बेसिस पर, म्यूजिक, लर्निंग, मेडिटेशन, इनके बेसिस पर दी है, तो वहां पर महात्मा गांधी जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? महात्मा गांधी जी का नाम आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है, आप चेक कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको ये जो ट्रिक्स है ये मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी कि कहाँ कहीं पर आपको ये चीज दिखाई दे तो इसको टिक कर दो। सो आई प्रोवाइड दैट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, की जो टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो है डिजायर्ड चेंज इन पीपल। हम टीचिंग क्यों करते हैं? चलिए, हम टीचिंग क्यों करते हैं? एक स्टूडेंट है, राइट, ये एक स्टूडेंट है और इसके पास ना नॉलेज है। हम उस नॉलेज को बढ़ा देते हैं, हम उसको उसके जो वो चेंजेस चाहता है उस चेंज तक उसे पहुंचाकर उसकी नॉलेज को इंक्रीज कर देते हैं, राइट, इंक्रीज कर देते हैं उसकी नॉलेज को। सो ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग का वो ये है कि एक पर्सन में क्या लेके आना है? चेंज लेकर आना है। बल्ले बल्ले कर रहा है। नाउ, शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट का मतलब है टीचिंग के थ्रू हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके का बिहेवियर हमें चाहिए हम उस तरीके के डिसिप्लिन में उसे ढाल सकते हैं। एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, उन वो क्या करते हैं? वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, उनकी टीचिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड सोशल एंड इफेक्टिव मेंबर टू द सोसाइटी, टू द सोसाइटी, एक सोशल और इफेक्टिव मेंबर। देखो, जो स्टूडेंट होता है ना, वो उसको एक ऐसा स्टूडेंट बनाने होते हैं हमें। स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो इस तरीके की डेवलपमेंट करती है स्टूडेंट्स में कि उन्हें सोसाइटी में अपने पैरों पे खड़े होने लायक जो है वो बनाती है टीचर। टीचर चाहे तो किसी स्टूडेंट को इतना केपेबल, अगर बच्चा डिजायरस है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बच्चे को बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा सकती है। सो जो टीचर है उसका एक सोशल वर्क होता है और स्टूडेंट क्या बन जाता है? एक सोशल मेंबर बन जाता है सोसाइटी के लिए, राइट। सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो ये भी है कि हम एक सोशल और इफेक्टिव मेंबर लेकर आते हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हम डिजायर्ड चेंज ला सकते हैं, हम उनके बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, उनको नॉलेज एक्वायर करके दे सकते हैं, उनकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके बिलीफ में हम फॉर्मेशन कर सकते हैं और हम उन्हें एक सोशल पर्सन बना सकते हैं, एक सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान बना सकते हैं। अब हम ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी थ्योरीज है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये मतलब पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। रिवीजन करोगे इनको जरूर, मतलब याद कर लेना। सो थ्योरीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट में भी ये थ्योरी है, मार्केटिंग में। सो ये थ्योरी यहाँ पर भी है, राइट। सबसे पहले कौन सी है थ्योरी? है अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। इसका मतलब क्या है? देखो, एक पर्सन जो है ना उसकी नीड्स कैसे शुरू होती है, उसकी जरूरतें कैसी होती है। सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड होती है। कैसी नीड होती है? सबसे पहले उसकी होती है साइकोलॉजिकल नीड। ये कैसे जाता है? ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती है और वो साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है इनको हम बेसिक नीड भी बोलते हैं, बेसिक नीड भी बोलते हैं इस साइकोलॉजिकल नीड को। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड है वो कहता है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा सेकंड है वो है हमारा सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या कहती है? सेफ्टी कहती है जब हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है ना उसके बाद हमें थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए होती है, जिसमें आ जाता है हमारा पर्सनल सिक्योरिटी, हमारा एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ये हमारी सेफ्टी में आ जाती है। फिर हमारा थर्ड आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग में हमें हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारे स्पाउस होने चाहिए, हमारे कनेक्शंस होने चाहिए,
लव एंड बिलोंगिंग में। तो सबसे पहला क्या था, साइकोलॉजिकल नीड था। साइकोलॉजिकल नीड क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमें जीने के लिए जरूरी है। सेफ्टी कहता है अगर मेरे पास अच्छा घर हो और मुझे एक सिक्योरिटी रहे कि मैं सेफ हूँ, मेरे पास जॉब हो, वो जॉब ऐसी हो कि मुझे कभी भी धक्के मार के नहीं निकाला जाए, तो एक सेफ्टी की नीड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लव एंड बिलोंगिंग आ जाता है कि हमारे पास ऐसे कनेक्शंस हो, हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो जो हमें क्या रखे, हमें प्यार करे, हमें पसंद करे और हमारे साथ हमेशा रहे, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे, हमारे खुशी के टाइम में हमारा साथ दे। फिर है हमारा फोर्थ जो है वो है हमारा स्टीम। स्टीम का मतलब होता है हमारा सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, जो हमारा स्टेटस होता है, रिकॉग्नाइजेशन, कि लोग मुझे पहचाने, मेरी मेरे फ्रीडम को मेरे पास रखे, मेरी ज्यादा रोक टोक ना करे। तो उनका स्टीम क्या हो जाता है कि मेरी रिस्पेक्ट करे। मैं अगर 4 लोगों के बीच में जाऊं तो लोग मुझे देख के ये करे कि हाँ इसने ये अचीव किया है, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि एक लौता कुछ बन जाना, जैसे कि अंबानी, राइट, कि हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनना है, हमें कुछ ऐसा बनना है जो अभी तक कोई बना नहीं है और मुझे उस चीज को अचीव करना है। ये हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है, राइट। साइकोलॉजिकल नीड है, और जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड है वो हमारा लोवेस्ट पॉइंट हो जाता है, करेक्ट है। सो जो हमारा अब्राहिम मार्शलो हायरार्की ऑफ नीड है, उसमें सबसे पहला हमारा आता है साइकोलॉजिकल नीड, फिर है सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 है, ओके। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, इंपॉर्टेंट। किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। और इनका कहना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पाइटल, लॉजिकल, बॉडीली, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, राइट, ये पॉइंट्स है। अब इसको आप यहाँ से समझेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा म्यूजिकल, यानी कि म्यूजिक, राइट। जो काइनेटिक है वो किसके लिए होता है, काइनेस्टिक हमारा बॉडी के लिए होता है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो होता है, जो इंटर होता है वो होता है लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, 2 और मोर पीपल, 2 और मोर, राइट। और जो इंट्रा होता है, इंट्रा, जो हमारा इंटर था वो 2 या 2 से ज्यादा लोग के लिए, लेकिन इंट्रा हमारा सेल्फ के लिए होता है, एक लौते के लिए होता है, ठीक है। तो जो हमारा काइनेटिक है वो बॉडी के लिए, इंट्रा हमारा किसके लिए है, 2 और मोर पीपल के लिए। हमारा जो लिंग्विस्टिक है, हम जानते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज, वर्ड्स, इन सब के लिए। जो हमारा लॉजिक स्मार्ट जो है वो हमारा मैथमेटिकल के लिए आ जाता है, लॉजिक और स्मार्ट। नेचुरलिस्टिक हमारा नेचर से रिलेटेड जो है हमारा नेचुरलिस्टिक है। इंट्रापर्सनल सेल्फ के लिए है। और जो हमारा विजुअल है वो किसके लिए, इमेजेस के लिए, पिक्चर्स के लिए, इमेजेस के लिए है, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 फील्ड है जो आपको देखनी है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो काइनेटिक है वो किससे रिलेटेड है, इंट्रा किससे रिलेटेड है, इंटर किससे रिलेटेड है। जैसे नेचुरलिस्टिक पता है नेचर, वो नहीं पूछेंगे, विजुअल इतने अच्छे नहीं पूछेंगे, लेकिन इंट्रा, इंटर, काइनेटिक, लिंग्विस्टिक ये पूछ सकते, ओके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये हमें किसने दी है, ये हमें सिगमंड फ्रेड ने दी है। और इसको हम साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। इसके 5 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं इसके। सबसे पहला है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज वो होता है जिसमें एक बच्चा 0 से 18 मंथ का होता है, राइट। एनल स्टेज में 18 से 36 मंथ। फेलिक, फेलिक वो स्टेज होती है जहां पर वो 3 to 6 इयर्स का हो जाता है बच्चा।
लेटेंसी, लेटेंसी फेज वो होता है जहां पे बच्चा 6 to 14 ईयर्स, और जो हमारा जेनाइटल स्टेज होती है इसमें +14 ईयर्स जो होते हैं, मतलब 14 साल से ऊपर की जितने भी साल होते हैं वो इस स्टेज में आ जाते हैं। ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं कि हम ओरल को इतने महीने के बच्चे को बोलते हैं, 18 to 36 वो एनल हो जाता है, फिर फेलिक, लिटेंसी एंड जेनाइटल। ये इस थ्योरी से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर 1 में। नाउ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारी फोर्थ है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हमें जीन पियाजे ने दिया है, जेन पियाजे ने, और इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। ये सारी स्टेजेस है, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, जहां पर एक बच्चा होता है, जब वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता है तो वो अपने हैंड के मूवमेंट से, आई के मूवमेंट से, जैसे कि उसको इतने छोटे बच्चे को बहुत ही मुश्किल से, मतलब वो क्या करता है, आप उसको अपनी उंगली देंगे तो क्या करेगा, वो आपकी उंगली को ग्रैब कर लेगा, राइट। तो सेंसरी मोटर वो स्टेज होती है जहां पर एक बच्चा खुद से सीखता है, उसको कोई सिखाता नहीं है। फिर हमारा आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट होता है जो अपनी चीजों को सीखना शुरू करता है। जो चीज, जैसे वो स्कूल जाने लगता है तो वो बोलना और वो पढ़ना, ये सारी चीजें सीखता है, नई चीजें। यहाँ पर बच्चे की जो एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है इस एज में, क्योंकि यहाँ पर उसका बेस डेवलप होता है, बेस डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, राइट। फिर है कॉन्करेंट ऑपरेशनल, जो 7 to 11, यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा ना स्टबर्न कैटेगरी में आ जाता है, मतलब आप उसको कुछ नहीं दिलाओगे तो वो जमीन पे लेट जाएगा, उस तरीके का हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है। तो ये 7 to 11 ईयर ओल्ड का स्टूडेंट, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं। फिर हमारा है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि अडोलेसेंट होता है। यहाँ पर उसके अंदर जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप होने लगती है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होने लगती है और बच्चा समझदार होने लगता है, वो जमीन पर लेटकर जिद नहीं करता है, फिर वो चीजों को समझने लगता है। तो ये अडल्टहुड का स्टेज आ जाता है, राइट। तो इसने जो जेन पियाजे है उन्होंने हमें 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। और इससे भी क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने यहाँ पर आज की क्लास खत्म कर ली। इसके नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।